फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक चल रहा था विशिष्ट बालक, जिसमें हम प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक और पिछले टॉपिक में हम बाल अपराधी बालक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम निर्योग्य बालक। आज का अपना टॉपिक है अधिगम निर्योग्य बालक। अभी रीट का सिलेबस आपने निकाला होगा, उसमें दे रखा है अधिगम अक्षमता युक्त बालक। एक ही चीज़ है, निर्योग्य बोल दो या फिर अक्षमता बोल दो। अधिगम अक्षमता वाले बालक या फिर अधिगम अशक्तता बोल दो, बात एक ही है। इसके अलावा अधिगम असमर्थी बोल दो। अपने रीट का जो सिलेबस दे रखा है उसमें दे रखा है अधिगम अक्षमता युक्त बालक। टॉपिक अपना ये बनता है अधिगम अक्षमता क्या होती है। अधिगम अक्षमता को ही अधिगम अशक्तता, अधिगम असमर्थता और अधिगम निर्योग्यता बोलते हैं। इसके आगे शब्द जोड़ दिया गया बालक, यानी अधिगम अक्षमता वाले बालक या फिर अधिगम निर्योग्य बालक या अधिगम अशक्तता वाले बालक या अधिगम असमर्थी बालक। तो चर्चा करते हैं इस पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो सन 1963 में सैमुअल क्रिक ने सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग सन 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया। अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमता शब्द के अर्थ की। तो अधिगम अक्षमता शब्द दो शब्दों के योग से बना है। साफ साफ स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं कि अधिगम अक्षमता शब्द दो शब्दों के योग से बना है। इसमें अधिगम का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हो। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सामान्य शब्दों में सीखना, स्वयं करके सीखना, लेकिन मूल अर्थ यही आएगा सीखना। और अक्षमता या फिर निर्योग्यता, अक्षमता, अशक्तता या निर्योग्यता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी जिसका अर्थ होता है योग्यता का अभाव। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अधिगम अक्षमता शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें प्रथम शब्द है अधिगम, जिसका सामान्य शब्दों में अर्थ होता है सीखना, और अक्षमता या निर्योग्यता जो अंग्रेजी भाषा के डिसएबिलिटी का पर्याय है, और डिसएबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता का अभाव। किसी बालक में अधिगम संबंधी कोई विशेष कठिनाई हो या कमी हो या उसको समझने की शक्ति ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिगम अक्षमता। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अधिगम की अक्षमता की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनको लेकर बालक कठिनाइयों का अनुभव करता है या उस योग्यता की उसमें कमी होती है, वही अधिगम अक्षमता कहलाती है। स्वयं सैमुअल क्रिक के शब्दों में, सैमुअल क्रिक ने क्या कहा है, अधिगम अक्षमता अधिगम
अक्षमता को वाक यानी बोलना, भाषा, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय आदि प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही बात है अधिगम निर्योग्य या अधिगम अक्षमता। हम बात किस क्षेत्र की कर रहे हैं? अधिगम सीखने की प्रक्रिया का। शिक्षा के क्षेत्र में हम बालकों को सिखाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कौन सी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में जिस बालक में जो कमी होती है वो उसी अक्षमता से ग्रसित होता है। तो जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में बालक को बोलना भी पड़ता है। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है, या अपने विचार रखने पड़ते हैं, या अध्यापक क्वेश्चन पूछता है तब बोलना पड़ता है। भाषा 3 लैंग्वेज विद्यालयों में चलती हैं, उसके उच्चारण संबंधी कोई समस्या हो, पढ़ने से संबंधित समस्या हो, लेखन कला यानी लिखने में अध्यापक बोलकर लिखवा रहा है और उसके लिखने में कठिनाई हो, या फिर गणित में कोई प्रॉब्लम हो या कठिनाई हो, तो इन सभी समस्याओं में से या प्रक्रियाओं में से कोई बालक में यदि एक भी हो तो वो भी अधिगम अक्षम कहलाएगा, अधिगम अशक्त बालक कहलाएगा, अधिगम निर्योग्य बालक कहलाएगा। या फिर उसमें इनमें से एक से अधिक प्रक्रियाओं में दोष या कमी पाई जाती है तो वह अधिगम अक्षम बालक कहा जाता है। सरल शब्दों में या सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं क्या? अधिगम अक्षमता का आशय अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की योग्यता अथवा क्षमता में कमी या अनुपस्थिति से है, अनुपस्थिति से है। सटीक यानी ये इतनी चीजें होती है, आप भी जानते हो, आपने बीएड का कोर्स किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज शिक्षा के अंतर्गत एक अध्यापक द्वारा की जाती है। बालक को बोलना भी पड़ता है, भाषा पे पकड़ भी आवश्यक है, पढ़ना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा आदर्श वाचन, सहसवर वाचन, मौन वाचन, तो ये सब पढ़ने से संबंधित है, और लेखन कला और गणित विषय होता ही है। तो इसमें ये सब अधिगम की क्रियाएं हैं। तो अधिगम को सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं? सीखना। तो सीखने की योग्यता अथवा क्षमता में कोई कमी या अक्षमता या फिर अनुपस्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अक्षमता बोलते हैं। आपने देखा होगा विद्यालय में कुछ बालक पढ़ने, बोलने, लिखने या शब्दों की वर्तनी करने या फिर गणितीय या फिर कोई तर्क संबंधी बात को समझने में कमजोर होते हैं, अशक्त होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को ही अक्षमता या अशक्तता कहा जाता है, और इस समस्या से ग्रस्त बालक को अधिगम अक्षम बालक कहा जाता है या फिर अधिगम निर्योग्य बालक कहा जाता है। एक बात फिर सुने, यदि कोई बालक पढ़ने, लिखने, बोलने, वर्तनी संबंधी उच्चारण करने, अंक गणितीय योग्यता या तर्क शक्ति को समझने में अशक्त होता है या फिर कमजोर होता है, तो इसी कमजोरी को
या इसी कमी को अशक्तता या अक्षमता कहा जाता है। और इस समस्या से ग्रस्त बालक को अधिगम अक्षम बालक या अधिगम निर्योग्य बालक, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन कहा जाता है। ये था इसका अर्थ। बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन था अर्थ से जुड़ा हुआ, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक द्वारा 1963 में किया गया था। अब अधिगम अक्षमता के लक्षण क्या हैं? अक्षमता के लक्षण लिखने के बजाय आपको सीधे बोल के बता देता हूं साथ। जो बालक अधिगम अक्षम होते हैं वो अति क्रियाशील होते हैं। अति क्रियाशील यानी हर काम में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी भी चीज को जल्दी से प्राप्त करना, यानी अति क्रियाशील, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा दूसरी उनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये लक्ष्यों से शीघ्र ही विचलित हो जाते हैं। इन्होंने कोई लक्ष्य हासिल कर लिया कि मैं ये प्राप्त करके ही रहूंगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आने पर ही उससे दूर भाग जाते हैं। तीसरा, ये अपने प्रति लापरवाह होते हैं। इन्हें अपने बारे में कोई मतलब नहीं होता, होमवर्क किया तो ठीक, ना किया तो ठीक। इसके अलावा चौथी विशेषता होती है, ये विद्यालय में होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कभी भाग नहीं लेते। पांचवी विशेषता है, इनमें स्वयंगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगली विशेषता है, इनमें प्रत्यक्षीकरण की कमी होती है। किसी भी संकट का सामना नहीं कर पाते या किसी के सामने जाने में झेप जाते हैं। इनमें कोई न कोई तंत्रिका संबंधी दोष पाया जाता है। इसके अलावा ये छोटी छोटी ध्वनियों या छोटे छोटे दृश्यों के प्रति ही आकर्षित हो जाते हैं। यानी क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई छोटी सी आवाज़ हुई, इनका अवधान हट जाता है और बाहर चला जाता है। कोई चीज़ लहराती हुई उन्हें नजर आई, बोर्ड से ध्यान हट जाता है और उसकी तरफ चला जाता है। ये स्वयंगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। इसके अलावा ये कुसमायोजित होते हैं, समायोजित नहीं हो पाते। इनके जो लक्षण हैं, इनकी जो विशेषताएं, वो सामान्य सी बात है। स्वयंगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, पलायनवादी प्रवृत्ति होती है, जल्दबाजी प्रवृत्ति वाले होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेते। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन इसमें अवश्य पूछा जाएगा, और या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, मिलान वाला प्रश्न दे दिया। तो इसमें प्रारंभ के 5 तो आपको रट ही लेने हैं, और बाद में जो और 5 हैं वो हाई लेवल के हैं, सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं अधिगम संबंधी असामान्यता। असामान्यता तो कौन कौन सी है अधिगम संबंधी असामान्यता, या अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं, अधिगम अशक्तता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये क्या होता है? लेक्सिया आसानी से समझे, लेक्सिया शब्द लेक्चरर से बना है। हमें यहाँ पे समझना है शॉर्ट रूप में कि आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए और आप इसको आसानी से देखते ही इसका उत्तर कर सकें। देखो, डिस शब्द में लगा हुआ होगा। डिस का मतलब कोई कमी से संबंधित है, डिसएबिलिटी निर्योग्यता। नी शब्द का एहसास होता है, नेगेटिव शब्द। और आगे का शब्द हमें देखना लेक्सिया, लेक्चरर। व्याख्यान होते हैं लेक्चरर में, कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, आप बोलते थे लेक्चरर। तो लेक्चरर कौन कौन सी क्रिया करता है, या लेक्चरर से संबंधित कौन कौन सी चीज आती है? तो पठन एवं वाचन, ये पढ़ने संबंधी कठिनाइयां हैं। डिसलेक्सिया में लेक्चरर, लेक्सिया शब्द को आप ये माने कि लेक्चरर से बना है, और माने नहीं बना है लेक्सिया लेक्चरर, यानी पढ़ने संबंधी। वाचन का मतलब भी ये पढ़ना, पढ़ने संबंधी कठिनाई। मेरे हिसाब से आप नहीं भूलोगे। डिसलेक्सिया, लेक्सिया यानी लेक्चरर से याद रखें, पढ़ने संबंधी कठिनाई।
पठन एवं वाचन यानी बोलने की प्रक्रिया। दूसरा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, ग्राफिया में डिस को फिर छोड़ देते हैं और ग्राफिया लेते हैं। ग्राफिया में मूल शब्द क्या है? ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? कागज और पेंसिल की। और कागज और पेंसिल आ गए तो मतलब क्या करना, आपको लिखना है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी कठिनाई, लेखन संबंधी कठिनाई। एकदम नॉर्मल रटने की बजाय इसे इस तरीके से ध्यान रखें। डिस्ग्राफिया, डिस शब्द के लगा हुआ है और ग्राफिया में मूल शब्द ग्राफ है। और ग्राफ बनाने के लिए आपको कागज पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी और कागज पेंसिल है तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा। तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी कठिनाई। नेक्स्ट डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया निकाल लो। कैलकुलिया किससे बना है? कैलकुलेशन से। और कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना। गणना किस सब्जेक्ट में की जाती है? गणित में। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया में शब्द क्या आ रहा है? प्रमुख। डिस्कैलकुलिया में कैलकुलिया शब्द, और कैलकुलिया किससे बना है? कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? गणना करना। गणना किस सब्जेक्ट में की जाती है? गणित में। तो डिस्कैलकुलिया का मतलब गणितीय कौशल संबंधी कठिनाई। कठिनाई। चौथा डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। अब याद रखें, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में ऊपर के एक एक शब्द वाचन, लेखन और गणितीय। तो डिस्प्रेक्सिया का मतलब हुआ वाचन, लेखन एवं गणितीय कठिनाई। इसके अलावा याद रखें, सीटेट में अभी पूछा गया था डिस्प्रेक्सिया में लेखन एवं चित्रांकन संबंधी कठिनाई। ये चित्रांकन पूछ लिया था, विकल्प में चित्रांकन दिया हुआ था। तो डिस्प्रेक्सिया यानी वाचन, लेखन एवं गणितीय कठिनाई या लेखन व चित्रांकन संबंधी कठिनाई। अगला आएगा अपना 5 का डिस्फेसिया। डिस्फेसिया में मूल शब्द क्या माने हम? फेसिया। फेसिया किससे बना? मान लेते हैं फेस से बना है। फेस यानी चेहरा, ये चेहरा। और यहाँ से हम कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं? भाषा के तौर पर बोलने की प्रक्रिया। तो वाक क्षमता संबंधी विकार या कठिनाई। डिस्फेसिया, फेसिया यानी फेस, चेहरा। और चेहरे में हम चेहरे के द्वारा, मुंह के द्वारा क्या करते हैं? बोलते हैं। तो वाक यानी बोलना, बोलने संबंधी कठिनाई या वाक अक्षमता संबंधी कठिनाई। नेक्स्ट है डिसआर्थोफेसिया, डिसआर्थोग्राफिया। ग्राफिया, ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है, वो था लेखन संबंधी। और यहाँ पे आर्थो शब्द और जुड़ गया, डिसआर्थोग्राफिया। तो ये है वर्तनी संबंधी कठिनाई। नेक्स्ट है 7वां ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी,
ऑडिटरी शब्द किससे बना है? ऑडियो से। ऑडियो मतलब सुनना, आपने देखा होगा ऑडियो वीडियो, सहायक सामग्री में भी आप काम में लेते हैं ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो यानी सर्वे सहायक सामग्री और वीडियो यानी दृश्य सहायक सामग्री, और ऑडियो वीडियो सर्वे दृश्य। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यहाँ पे ऑडिटरी शब्द किससे बना है? ऑडियो से। तो ऑडियो का मतलब सुनना, तो श्रवण क्षमता संबंधी विकार। इसके बाद में आएगा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। यहां पे ऑडियो और ये विजुअल आ गया। विजुअल यानी वीडियो से बना है, देखना, तो दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। अगला आएगा सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी यानी इंद्रियां, सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ी होगी आपने। तो सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें सेंसरी पर ध्यान केंद्रित रखें यानी इंद्रियां। तो इंद्रिय समन्वयन, इंद्रिय समन्वयन संबंधी विकार या कठिनाई। और नेक्स्ट है लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन मानी क्या होता है? संगठन, यही मूल शब्द है इसमें। तो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार, विकार या कठिनाई। इसके प्रारंभ के जो 5 हैं वो अपने रीड के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्फेसिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या पता आजकल इसी तरीके का अभी अपना लेवल में कठिनाई स्तर सीनियर लेवल का दिया है, तो हो सकता है इनमें से भी कोई पूछ लिया जाए। तो इनमें जो मूल शब्द है उन पे आप ध्यान रखें। डिसआर्थोग्राफिया का मतलब वर्तनी संबंधी कठिनाई। ऑडिटरी, ऑडियो शब्द से बना है ये, तो सुनने संबंधी विकार। विजुअल यानी देखना, तो दृश्य संबंधी विकार। सेंसरी यानी इंद्रियां, तो इंद्रियों के समन्वयन का विकार। और ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठन, तो संगठनात्मक संबंधी विकार। ये होती है अधिगम अक्षमता। और अधिगम अक्षमता के तहत निम्नलिखित ये कठिनाइयाँ मुख्य रूप से आती हैं, सामान्य रूप से, जिनको हम इस आधार पे आसानी से याद कर सकते हैं और ये शब्द पूछे जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे अपने पेपर में हमने जो माध्यम चुना वो हिंदी का चुना है और ये सारे के सारे इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। यदि इनके अर्थ भी हमें पता हो तो आसानी से हमारा क्वेश्चन याद ये राइट हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।